So we have दिस पेपर 1 घंटा 15 मिनट का पेपर होता है। 1.5 घंटे की क्लास मैंने इसलिए रखी है सो दैट हम लोग समझाने के साथ सॉल्व करवा दें। वैसे भी पिछली मैंने एक कोचिंग में शुरू करवा दी है ईयरली पास पेपर्स का सॉल्यूशन, तो विद इन द टाइम हो जाता है हमारा सॉल्यूशन। चलो अच्छा, इंपॉर्टेंट बातें क्या है बेटा? 1 घंटा 15 मिनट टाइम ड्यूरेशन है और 60 मार्क्स का पेपर है। सही है। पहले पेज के बाद जो दूसरा पेज होता है उसमें सम डेटा, इंपॉर्टेंट डेटा गिवन होता है। कुछ आपके पास कॉन्स्टेंट्स होते हैं जो ओ लेवल एएस और ए2 दोनों के सेम होते हैं। लाइक ये ए2 का है, 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 ये ए2 का है। सही है। तो मिक्स होता है और कुछ फॉर्मूला होता है, बट डो नॉट रिलाई ऑन दीज फॉर्मूलाज, दीज आर नॉट इनफ। हमने सिलेबस में बहुत फॉर्मूला पढ़े हैं। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 1। एंड तरीकेकार क्या होता है, मैं जब पेपर की सॉल्यूशन शुरू करवाता हूँ ना, तो मैं आपके और अपनी असेसमेंट के लिए स्टॉप वॉच ऑन करवाता हूँ। तो यहाँ पे हमारा पेपर का सॉल्यूशन शुरू हो रहा है। नाउ अंडरलाइन ऑल एसआई बेस यूनिट्स इन द फॉलोइंग लिस्ट। आई एम ओपनिंग माइक्रोफोन ताकि आप लोग डायरेक्ट जवाब दे सकें। जी बेटा, विच आर द एसआई बेस यूनिट्स? सर एम्पेयर, केल्विन एंड न्यूटन। एसआई बेस यूनिट सिर्फ और सिर्फ एम्पेयर है और अंडरलाइन बोला है, एंड केल्विन है बस। न्यूटन एसआई बेस यूनिट नहीं है। सही है। न्यूटन kg-2 के बराबर होता है। कूलम भी एम्पेयर सेकंड के बराबर होता है। और करंट तो यूनिट है ही नहीं, करंट तो क्वांटिटी है। तो ये हो गया। नेक्स्ट, टॉय कार मूव्स इन अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, द डिस्प्लेसमेंट s of the car is given by this, where a is an acceleration, b is the final velocity. कह रहे हैं स्टेट टू कंडीशंस that apply to mention the car in order for the above equation. बेटा ये इक्वेशन ऑफ मोशन है और इक्वेशन ऑफ मोशन समझाने में हमें क्या सिनेरियो देखना होता है बेटा? हमें लिनियर देखना होता मोशन और है कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन हो। ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी 0 यहाँ पे कंसीडर हुई भी है क्योंकि ये इक्वेशन है 2as इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। सही है। तो u का डिस्कशन यहाँ पे नहीं दिख रहा, तो यू कैन ऑल्सो राइट यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 है। सही है। ज़ियाम, ये ए लेवल्स की क्लास हो रही है, आपने एग्जैक्टली 1 घंटे के बाद ज्वाइन किया है। ओ लेवल्स की क्लास खत्म हो चुकी है। ठीक है। जी या फीफा सिर्फ इस इक्वेशन के लिए, हर इक्वेशन के लिए नहीं। इनिशियल वेलोसिटी 0 है। नाउ an experiment is performed to determine acceleration of the car. The following measurements are obtained as given है, v given है। बोल रहा है acceleration a of the car कैलकुलेट करें। तो acceleration का फॉर्मूला में क्या दिया हुआ है? v स्क्वायर अपॉन 2 है। तो v हमारे पास है 2.75। तो ये वैल्यू हमारे पास बेटा v की है, ये s की है, और ये उनकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी था। अभी अनसर्टेनिटी की बात नहीं की एग्जामिनर ने। डिवाइडेड बाय 2, a की वैल्यू क्या है, सॉरी s की वैल्यू क्या है, 3.89। s इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 2a था, तो a इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 2s हो गया। क्या आंसर आएगा? 0.97. इनाम सिर्फ इस इक्वेशन में इनिशियल वेलोसिटी 0 है। इक्वेशन क्या होती है? ये होती है ना। तो u दिख ही नहीं रहा, इसका मतलब u 0 है। आफीफा क्या बताया था आपने? 0.97. ये आपके पास एक्सेलरेशन आ गई। नाउ डिटरमाइन द परसेंटेज अनसर्टेनिटी टू टू सिग्निफिकेंट फिगर्स इन ए। ओके, तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन ए बराबर होगी
अब देखो मैंने आपको सिखाया था डिवाइड मल्टीप्लाई की इक्वेशन हो तो हमें क्या करना होता है, तो हमें फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी का कॉन्सेप्ट लेके चलना होता है। तो ये फॉर्मूला है हमारा, इसमें एक हमारे पास पैरामीटर आ रहा है v, स्क्वायर है तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया, और एक पैरामीटर आ रहा है हमारे पास s, बाहर प्लस माइनस लिख दिया। अब परसेंटेज अनसर्टेनिटी की बात हो रही है तो यहाँ पे ही मल्टीप्लाई बाय 100 किया, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई बाय 100 किया, एंड यहाँ पे भी मल्टीप्लाई बाय 100 किया। नाउ गेस व्हाट, अनसर्टेनिटी इन परसेंटेज में तो ऑलरेडी पता है हमें, यानी 0.5 इस पूरे की जगह लिख देंगे एंड 0.8 इस पूरे की जगह लिख देंगे। तो देखें क्या हो जाएगा, परसेंटेज अनसर्टेनिटी ए की बराबर हो जाएगी प्लस माइनस 2, ऐसे ही लिखा, अनसर्टेनिटी इन v अपॉन v मल्टीप्लाई बाय 100 है 0.8 प्लस अनसर्टेनिटी इन s ओवर s मल्टीप्लाई बाय 100 है 0.5। So this will be in total 2 multiplied by 0.8 is 1.6. 1.6 plus 0.5 is 2.1. ठीक है। Yes, sir. Now परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन एक्सेलरेशन निकालने के बाद वी आर एट दिस स्टेज के हमने बात की use your answer in C1 and C2 to determine absolute uncertainty in the calculated value of A। तो बेटा परसेंटेज अनसर्टेनिटी इसके बराबर होती है जो हमने निकाली 2.1%। अब अगर मुझे एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी निकालनी है तो इट विल सिंपली से लीव मी अलोन, 2.1 मल्टीप्लाई बाय ए डिवाइड बाय 100। 2.1 ऐसे ही लिखा, ए हमारा 0.97 आया है, 100 से डिवाइड करवा दिया। जी बेटा 0.02, sir. दो सिग्निफिकेंट फिगर में 0.020 हो गया। सो वी डिड आवर क्वेश्चन नंबर 1 in 6 minutes and 13 seconds. Now let's move towards question number 2. A motor uses wire to raise a block as illustrated in figure 2.1. Figure 2.1 not to scale, हम इससे measurements नहीं लेंगे। The base of the block takes time of 0.49 seconds to move it vertically upward from level X to level Y at a constant speed of 0.64 meter per second. During this time, wire has a strain of this, and wire is made of Young modulus this and uniform cross sectional area. जरा लेबलिंग कर लेते हैं, ये टाइम गिवन है, स्ट्रेन गिवन है हमें, और यंग्स मॉड्यूलस गिवन है, ब्लॉक का वेट गिवन है, assume that the weight of the wire is negligible। ब्लॉक का वेट है, वायर का वेट बोल रहे हैं नेग्लिजिबल है। कह रहे हैं कैलकुलेट द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर, वायर का हमने क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालना है। तो बेटा जितनी क्वांटिटीज मुझे गिवन है उसकी बिना पर मैं यंग मॉड्यूलस का फॉर्मूला लगाता हूँ। यंग मॉड्यूलस का फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। तो यहाँ से हमारे पास स्ट्रेस आ जाएगा, यंग मॉड्यूलस है 2.2 इंटू 10⁻11, सॉरी हाँ 11, और स्ट्रेस है, स्ट्रेन है 0.0012। कितना आंसर आ रहा है, 2.64 times by 10 to the power of 8. नाउ स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया, यहाँ पे फोर्स कौन सी है, वेट, और एरिया क्या होता है वायर का, पाई आर स्क्वायर, बल्कि एरिया ही निकालना है, सॉरी। तो एरिया हो जाएगा वेट अपॉन स्ट्रेस। वेट गिवन है 1.4 इंटू 10⁻⁴ एंड ये 2.64 इंटू 10⁻⁸।
5.3 times by 10 to the power of -5. तो ये आपका एरिया फाइंड आउट हो गया। अब क्योंकि ब्लॉक ऊपर जा रहा है तो ब्लॉक इज एक्वायरिंग सम हाइट, दैट इज वाई जीपी का सवाल आ रहा है। The increase in gravitational potential energy of the block for the movement of its base from x to y, बेटा x से y पे जा रहा है, सही है। तो यहाँ पे अगर मुझे x से y पे लेके जा रहा हूँ तो क्या वैल्यू गिवन है हमें, डू वी नो? ओके बेटा, देखो मुझे स्पीड पता है, मुझे टाइम पता है, जिस स्पीड से ये ऊपर जा रहा है तो x से y का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, x से y पर जाने में 0.49 सेकेंड्स लग रहे हैं, ठीक है। और किस स्पीड से जा रहा है, 0.64 मीटर पर सेकेंड। तो डिस्टेंस क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम। तो हम देखें क्या कर रहे हैं। सबसे पहले हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड है 0.64 एंड टाइम है 0.49। क्या आ रही है हाइट, 0.3136. देन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, mgh। mg इटसेल्फ क्या है, वेट के बराबर, और h हमने निकाल लिया। बेटा वेट है हमारे पास 1.4 इंटू 10⁻⁴, ये रहा। एंड हाइट है 0.3136। जी बेटा, 4390। ओके, 4390 को हम लिख सकते हैं 4400 या 4.4 एक्सपोनेंट 3 भी लिख सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। मोटर हैज एफिशिएंसी 56%। कैलकुलेट द इनपुट पावर ऑफ द मोटर एज द बेस ऑफ द ब्लॉक मूव फ्रॉम एक्स टू वाई। तो बेटा एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, पावर आउटपुट ओवर पावर इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो ये हमारे पास एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले तो हमें देखना होगा that what do we have as an output power। आउटपुट पावर को निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं बेटा, पावर को निकालने का एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है, फोर्स इनटू वेलोसिटी, ठीक है। अब फोर्स की जगह हमारे पास वेट आ गया और वेलोसिटी हमें गिवन है 0.64 थी, कितनी थी, 0.64 थी सर। 0.64 थी। तो यहां से हमें पावर मिल जाएगी। तो क्या आ रहा है पावर का आंसर, 1.4 एक्सपोनेंट 4 को 0.64 से मल्टीप्लाई करें तो 8960 सर। ये आ गई हमारे पास आउटपुट पावर, ठीक है। अब एफिशिएंसी जो कि हमारे पास 56% है, उसको 100 से डिवाइड किया, पावर आउटपुट 8960 आ गई, पावर इनपुट निकालनी। सो दिस विल 0.56 8960 पावर इनपुट क्या हो जाएगी, 8960 को 0.56 से डिवाइड करवा देंगे, 16,000. ठीक है। ये हमारे पास पावर इनपुट आ गई विच इज मोर देन पावर आउटपुट ऑफ कोर्स, क्योंकि 56% एफिशिएंट है हमारा सिस्टम। Now, the base of the block has uniform
deceleration of magnitude 1.3 meter per second square from level y to level z। मतलब लेवल y पे वो ब्रेकिंग शुरू हुई है और लेवल z पे जाके वो रुक गया है until the base of the block stops at z। तो बेटा जो भी हमारे पास वेलोसिटी थी ना, वो इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, ऊपर बताई थी, आई थिंक 0.64 थी। एंड यहाँ पे क्या हो गई फाइनल वेलोसिटी, 0। एक्सेलरेशन भी पता है हमें। कैलकुलेट टेंशन in the wire as the base of the block moves from y to z। टेंशन निकालनी है हमें जब बेस हमारे पास y to z जा रही है। अब जरा यहाँ पे वर्किंग देखते हैं, डायग्राम बनाते हैं। तो बेटा ये हमारे पास ब्लॉक है जिसका वेट है डाउनवर्ड, ठीक है, और हमारे पास जो ब्रेकिंग फोर्स है वो भी किधर है, डाउनवर्ड। ठीक है, क्योंकि ऊपर जाने से रोक रही है ना ब्रेकिंग फोर्स, दोनों डाउनवर्ड है। तो पहले तो एक काम करते हैं, हम निकालते हैं यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स, जो किसके बराबर होती है, ma के बराबर होती है। सो अगर रिजल्टेंट फोर्स या वेट के थ्रू भी निकाल सकते हैं हम लोग, जो हमारे पास, बल्कि एक मिनट, मैथ गिवन है हमें, मैथ नहीं गिवन ना, तो वेट तो गिवन है ना। तो एक काम करते हैं, मैथ की जगह W/G लिख देते हैं और A गिवन है। W कितना था हमारे पास, 1.4 इंटू 10⁻⁴। ग्रेविटी ऑफ अर्थ 9.81 और ए गिवन है 1.3। क्या आ रहा है रिजल्टेंट फोर्स बेटा, 1855. सॉरी 1855. ये रिजल्टेंट फोर्स है। अब रिजल्टेंट फोर्स हमारे केस में किसके बराबर है, वेट प्लस बैकवर्ड फोर्स। ठीक है, या एक मिनट, हमारे पास डायग्राम कैसे दिखाई हुई है, एक मिनट, ये टेंशन की बात कर रहा है, बैकवर्ड फोर्स की बात नहीं कर रहा। बैकवर्ड फोर्स हमेशा, सॉरी टेंशन हमेशा बेटा याद रखो टूवर्ड्स द फिक्स्ड सपोर्ट होती है टेंशन। सही है, हमेशा फिक्स सपोर्ट की तरफ होगी टेंशन। तो टेंशन हमारे पास यहाँ पे आ रही है। ठीक है, तो हमारे पास वेट और टेंशन ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो टेंशन क्या हो जाएगा, वेट माइनस रिजल्टेंट फोर्स। वेट है 1.4 इंटू 10⁻⁴ माइनस 1855। जी बेटा, 12145. Yes, sir. 2145, यानी इसे हम राउंड ऑफ करके 12,000 कह सकते हैं, या 1.2 एक्सपोनेंट 4। Cool. The base of the block at level x, y, z has time tx, ty, tz. Okay. On figure 2.2, sketch a graph to show the variation with time t of the distance d of the base of the block from level x. Numerical values of d and t are not required. Okay. डिस्टेंस वर्सेस टाइम की बात हो रही है, तो बेटा x से y के दौरान तो वी यूज टू हैव द यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सही है, एट अ कांस्टेंट स्पीड बोला है ना, ये रहा, x से y पे कांस्टेंट स्पीड पे गया है हमारा ऑब्जेक्ट, और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट होता है वेलोसिटी। सही है, तो tx से ty पे अपनी मर्जी से हमने क्या करना है, कांस्टेंट वेलोसिटी दिखानी है। सही है, एंड उसके बाद
जिसे मैं ये वैल्यू दिखा रहा हूँ। ठीक है, और उसके बाद हमने क्या किया, ब्रेकिंग अप्लाई की और टीजी पे जाके बॉडी रुक गई। ठीक है, तो बॉडी रुक गई यानी बॉडी स्लो डाउन हो रही है। बॉडी स्लो डाउन होने का मतलब बेटा क्या है हमारे पास, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट कम होगा। और कुछ ऐसा हमें ग्राफ दिखाना है, जी पे जाके हमने दिखाना है कि हमारे पास ग्रेडियंट ऑलमोस्ट हमारे पास हॉरिजॉन्टल हो गया है। ठीक है, थोड़ा सा और कर्व कर सकते हैं हम, लाइक दिस। तो ये हमारा यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाला पार्ट हो गया और ये डिक्रीजिंग वेलोसिटी का पार्ट हो गया। अब देखो यहाँ पे ऑलमोस्ट मैंने हॉरिजॉन्टल दिखा दिया, तो टीजी पे ग्रेडियंट जीरो वेलोसिटी जीरो, दैट मींस टीजी पे बॉडी रुक गई है। तो वी डिड 13 मार्क क्वेश्चन अप टिल नाउ। हम लोग 1/3 ऑफ द पेपर सॉल्व कर चुके हैं, 60 में से 20 मार्क का कुछ पेपर सॉल्व कर चुके हैं। तो दैट इज आर सेकंड क्वेश्चन, जो कि 13 मिनट तकरीबन 14 मिनट में हुआ। थैंक यू ईश्वर। नाउ a uniform beam AB attached to the hinge of the wall at end A as shown in figure 3.1. The beam has length 0.5 meter. पूरी लेंथ की बात बता रहे हैं, and weight W. अच्छा, एक बात और बता दूं, जब भी वो वर्ड यूनिफॉर्म बोले ना, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमेशा सेंटर में होता है। ये हम लोगों ने तब भी डिस्कस किया था जब हम लोग ये टॉपिक थियोरेटिकली पढ़ रहे थे। तो आगे बढ़ते हैं। ब्लॉक का वेट है 12 न्यूटन की बात हो रही है। रेस्ट ऑन द बीम एट अ डिस्टेंस 1.15 मीटर फ्रॉम एंड बी। सही है, दिख रहा है। बीम इज हेल्ड हॉरिजॉन्टल एंड इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में है तो बॉडी पे लगने वाली सारी फोर्सेस जीरो हो रही होंगी, कैंसिल आउट हो रही होंगी, और बॉडी पे लगने वाले सारे मोमेंट भी कैंसिल आउट हो रहे होंगे। The string is attached between and B and fixed at point C. एक स्ट्रिंग है जो एंड बी पे अटैच है और पॉइंट सी पे फिक्स हुआ हुआ है वो स्ट्रिंग। स्ट्रिंग हैज टेंशन 17 न्यूटन। मैंने आपको बताया था टेंशन हमेशा टूवर्ड द फिक्स सपोर्ट होती है, तो देखो फिक्स सपोर्ट की तरफ टेंशन जा रही है 17 न्यूटन की, एट एन एंगल ऑफ 50 डिग्रीज टू द हॉरिजॉन्टल। ओके, स्टेट टू कंडीशंस फॉर द ऑब्जेक्ट टू बी इन इक्विलिब्रियम। अभी अभी बातों बातों में लगाएं, बताएं। तमाम फोर्सेस जो बॉडी पे लग रही हैं वो, उनका रिजल्टेंट फोर्स जीरो और रिजल्टेंट टॉर्क जीरो हो। ठीक है, show that the vertical component of the tension is 13 न्यूटन। वर्टिकल कंपोनेंट, तो हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे टेंशन को उसके कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन करेंगे। तो एक कंपोनेंट हमारे पास ये हो गया विच इज द वर्टिकल वन, एक कंपोनेंट ये हो गया विच इज द हॉरिजॉन्टल वन। तो ये हो जाएगा, जहां से एंगल बनता है बेटा वो कॉस का फंक्शन होता है, तो ये 17 साइन 50 हो गया और ये 17 कॉस 50 हो गया। ठीक है, यहाँ से एंगल बन रहा है तो ये कॉस का फंक्शन होगा, यानी हमसे ये निकालने को बोल रहा है 17 साइन 50। क्या आ रहा है? 13 न्यूटन सर। जो प्रूफ करने को बोला था वो प्रूफ करके दिखा दिया। एंड ऊपर भी मैं इसे कोट कर देता हूँ क्योंकि आगे मुझे ऐसा लगता है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट लगाना पड़ेगा।
नाउ बाय टेकिंग मोमेंट्स अबाउट पॉइंट ए, यानी पॉइंट ए को पिवट लेना है, कैलकुलेट द वेट ऑफ द बीम, बीम का वेट मालूम करना है। पहले बेटा डायग्राम पे वर्किंग करेंगे। अब देखो हमारे पास टोटल कितनी फोर्सेस हैं, 1 2 3 4। ये पहले इसकी बात कर लो बेटा, ये डायरेक्टली कहाँ पे एक्ट कर रहा है, हमारे पिवट पे। तो पिवट पे लगने वाली कभी भी कोई भी फोर्स मोमेंट प्रोड्यूस नहीं करती है। अशबर्ट टॉर्क हमारे पास फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस या फोर्स इनटू फोर्स आर्म होता है, सही है। ये टॉर्क का फॉर्मूला होता है एफ इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स कंसेप्चुअली देखा जाए वो टॉर्क होता है, सही है। नाउ तो एक फोर्स, दो फोर्स, तीन फोर्स, ये वाली फोर्स कोई मोमेंट प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी क्योंकि डायरेक्टली हमारे पिवट पे एक्ट कर रही है, सही है। नाउ सेकंड स्टेप, यू नीड टू आइडेंटिफाई विच फोर्स इज मेकिंग विच मोमेंट। तो बेटा ये कर रही है हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, ठीक है। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल्स टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। सो ऊपर इसकी इक्वेशन बना देता हूँ, नीचे कॉपी पेस्ट कर दूंगा। तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट में हमारे पास दो हैं, एक है 12 एंड 4 से पिवट तक का फासला है 0.35। दूसरा है हमारे पास W, W बिल्कुल सेंटर में है। हमें बताया गया था पूरी बीम की लेंथ है 0.5, तो सेंटर से यहाँ तक का फासला क्या होगा, 0.25। एंड क्लॉकवाइज मोमेंट का फोर्स है 13 विच इज द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ टेंशन, एंड ये पूरी लेंथ कवर कर रहा है 0.5। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। नाउ 13 मल्टीप्लाई बाय 0.5 हो जाएगा हमारे पास 6.5, 12 मल्टीप्लाई बाय 3.5 क्या हो जाएगा, 4.2 सर। 4.2। एंड तो बेटा ये यहाँ पे जाके माइनस हुआ एंड 0.25 नीचे जाके डिवाइड हुआ, क्या आ रहा है वेट ऑफ द बीम, 9.2 सर। तो ये हमारे पास वेट ऑफ द बीम आ गया। Sir, how did you get 0.25? 0.25 कैसे आया बेटा, वो इस तरह आया, ये पूरी की पूरी हमारे पास 0.5 की है, और उसने बोला है यूनिफॉर्म बीम है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर में होगा जहां पर बीम का वेट एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये 0.25 हो गया, 0.5 का हाफ। Okay, sir, thanks. नाउ calculate the magnitude of vertical component of force exerted on the beam by the hinge, ओके। तो बेटा टोटल डाउनवर्ड फोर्स कितनी है, ये कितना आया अभी हमारे पास W, 9.2। तो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट की सेकंड कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन क्या है, तमाम फोर्सेस बॉडी पे लगने वाली जीरो होनी चाहिए। तो टोटल डाउनवर्ड फोर्स हमारे पास कितनी है, 12 प्लस 9.2 कितना बन गया ये हमारे पास, 21.2। 21.2। और टोटल अपवर्ड फोर्स कितनी है, 13, ठीक है। तो हमारे पास होना चाहिए इक्वेशन 9.2 प्लस कितनी थी वो, 12 माइनस 13 माइनस वर्टिकल कंपोनेंट, दिस शुड बी इक्वल्स टू 0, सही है। तो ये हो गया 21.2 माइनस 13 इक्वल्स टू V। 8.2. ठीक है। नाउ
ब्लॉक इज नाउ मूव क्लोजर टू एंड ए, मतलब पिवट की तरफ आ रहा है ब्लॉक. Assume that beam remains same horizontal. Beam horizontal ही रहेगा. State whether this change will increase, decrease, or have no effect on the horizontal component of the force exerted by the beam on the hinge. क्या कह रहे हैं? ब्लॉक ए की तरफ आ रहा है. तो बेटा ब्लॉक अगर ए की तरफ आ रहा है, दैट मीन्स ब्लॉक का मोमेंट कम होगा. और अगर ब्लॉक का मोमेंट कम हो रहा है तो ये वाला मोमेंट भी कम होना चाहिए. यानी योर स्ट्रिंग विल प्रोवाइड लेस टेंशन. अब जब टेंशन कम हो रही है तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों कंपोनेंट कम होंगे. ठीक है, फिर दोबारा सुनो टाइमलाइन. जब ब्लॉक करीब आ रहा है तो हमारे पास इसकी क्या कहते हैं, मोमेंट कम हो रहा है. फोर्स तो सेम रहेगी, मोमेंट कम हो रहा है. फोर्स इनटू डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो जब इसका मोमेंट कम हो रहा है तो इसको बैलेंस करने के लिए क्लॉकवाइज मोमेंट भी कम होगा. ठीक है, और क्लॉकवाइज मोमेंट अगर कम हो रहा है तो इसका मतलब क्या है? टेंशन कम हो रही है. जब टेंशन कम हो रही है तो वर्टिकल कंपोनेंट भी कम होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी कम होगा. उसने शायद हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का पूछा है. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, यस, इट विल डिक्रीज. और स्टेट बोला है तो मैं वन वर्ड आंसर दे रहा हूं. ठीक है, तो दिस इज वेयर हमारा तीसरा सवाल कंप्लीट होता है. फर्स्ट पार्ट, कैन यू एक्सप्लेन दिस? अच्छा, फिर दोबारा सुनो. अफीफा बेटा, मैं इस ब्लॉक को करीब लेकर आ रहा हूं. क्या इस ब्लॉक का मोमेंट कम होगा? Yes. अगर इस ब्लॉक का मोमेंट कम हो रहा है जो कि ये है, तो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमें ये वाला भी कम करना होगा. ठीक है, और ये क्या है हमारे पास? ये है वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ टेंशन का मोमेंट. तो बेटा वायर तो अपनी जगह पर ही है, यानी डिस्टेंस कम नहीं हो रहा. ठीक है, यानी कम कौन हो रहा है? टेंशन कम हो रही है. और टेंशन अगर कम हो रही है तो हमारे पास टेंशन तो यहाँ पे भी यूज हो रही है, तो ये मैग्नीट्यूड कम होगा. सही है, दैट इज हाउ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द टेंशन कम होगा. अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द टेंशन कम हो रहा है तो बेटा इस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ टेंशन को कौन बैलेंस कर रहा है? हॉरिजॉन्टल रिएक्शन ऑफ द बीम ऑन द वॉल. सही है, तो जब ये कम होगा तो ये भी कम होगा. क्लियर? Yes, sir. Thank you. सर अगर यहाँ पे वर्टिकल के बारे में पूछा जाता तो फिर? वर्टिकल के बारे में पूछा जाता तो वर्टिकल कंपोनेंट भी कम होता, क्योंकि देखो ये वाली फोर्स कम हो रही है. एक मिनट, वर्टिकल कंपोनेंट बढ़ जाता. देखो ये वाला मैग्नीट्यूड कम हो रहा है ना, तो 21.2 माइनस छोटी वैल्यू, एक बड़ी वैल्यू. ठीक है, ओके सर. नाउ two blocks slide directly towards each other along a frictionless horizontal surface as shown. ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो बेटा एक की डायरेक्शन मुझे पॉजिटिव लेनी होगी, एक की नेगेटिव लेनी होगी. मैं टुवर्ड्स राइट पॉजिटिव ले रहा हूँ. ठीक है, ब्लॉक कोलाइड एंड देन मूव एज शोन. बिफोर कोलिजन कहानी दिखाई हुई है. इनिशियली ब्लॉक एक्स मूव्स टू द राइट विद द मोमेंटम दिस. ठीक है, एंड block y initially moves to the left with momentum this. The block collide with and the block x moves to the left, yeah, with momentum this. Block y also moves to the left after collision. बेटा ब्लॉक x की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है ये, बोला मैथ निकाला. ओके, तो याद है हम लोगों ने एक रिलेशनशिप बनाया था काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का. ठीक है, और वो क्या था देखते हैं.
काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या होता है, हाफ mv²। तो बेटा अगर मैं यहाँ पे मास मल्टीप्लाई कर दूं और यहाँ पे भी मास मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा, ई के टाइम्स m बराबर हो जाएगा हाफ m²v²। ठीक है। एंड अब अगर मैं कुछ ऐसा कर दूं कि 2 e⁻m और ये mv का होल स्क्वायर कर दूं, तो mv का होल स्क्वायर, mv मोमेंटम हो गया और स्क्वायर ये हो गया। ठीक है। सो मास की इक्वेशन क्या आ जाएगी, e²/2e⁻। मोमेंटम पता है ब्लॉक एक्स का हमें बिफोर कोलिजन 0.37, टू, और ई की वैल्यू भी पता है बिफोर कोलिजन 0.30। क्या कैसे होगा, आंसर 0.228. ठीक है। तो ये हमने मैथ्स निकाल लिया। बाकी देयर इज वन मोर वे, नहीं बल्कि यही ठीक है, बेहतर है। सर इज दिस द ओनली वे टू डू दिस? थोड़ा लंबा चौड़ा तरीका हो सकता है, लेकिन ये फॉर्मूला मैंने आपको प्रॉपर लेक्चर में ड्राइव करवाया था, तो इसलिए मैंने इसको ड्राइव करवा के आपको दिखाया और इसके थ्रू सॉल्व भी करवा दिया, क्योंकि वेलोसिटी नहीं पता हमें। भाई हाफ mv² होता है, ठीक है, यही आसान तरीका है नाम, और फिर कंफ्यूज हो जाओगे तुम। द डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ द मोमेंटम ऑफ ब्लॉक वाई आफ्टर कोलिजन। तो बेटा प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है, मोमेंटम बिफोर कोलिजन बराबर होगा टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। अब टूवर्ड राइट वाले को हमने पॉजिटिव लिया है, माइनस टूवर्ड लेफ्ट वाला 0.65 नेगेटिव है। ठीक है। सिमिलरली 0.13 माइनस में है, और दूसरा वाला मोमेंटम भी हमारे पास, क्योंकि वो भी लेफ्ट में जा रहा है, ये भी माइनस में लेंगे। ठीक है। तो 0.37, 0.65 प्लस इधर जाके प्लस हो गया, माइनस py। क्या आ रहा है आंसर फाइनल, उल्टे हाथ का? 0.15 प्लस में माइनस में? प्लस में सर। तो हमारे पास जवाब आ गया, उसने सिर्फ मैग्नीट्यूड मांगा है तो प्लस माइनस नहीं देखेंगे, सिर्फ 0.15 लिख देंगे। सही है। सर प्लीज ये लास्ट पार्ट दोबारा समझाते हैं, पार्ट बी। बेटा उसने बोला है कैलकुलेट द मोमेंटम ऑफ द ब्लॉक बाय आफ्टर कोलिजन। तो यहाँ पे देखो बिफोर कोलिजन के मोमेंटम ये रहे, आफ्टर कोलिजन का एक मोमेंटम पता है एक नहीं पता। तो हमने बोला मोमेंटम बिफोर कोलिजन बराबर होता है मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, तो सीधे हाथ वाले मोमेंटम को मैंने प्लस लिया है, तो उल्टे हाथ वाले मोमेंटम को मैं माइनस लूंगा। सही है। तो ये इधर जा रहा है माइनस, इधर जा रहा है माइनस, इधर जा रहा है माइनस, तो दिस प्लस दिस, क्योंकि माइनस में था तो इसे माइनस में रखा, बराबर है
इसका मोमेंटम माइनस इसका मोमेंटम, तो इसका मोमेंटम पी वाई था। सही है, सिंपल कैलकुलेशन की एंड पी वाई निकाला जो कि 0.15 आया। उसने मैग्नीट्यूड मांगा है तो मैंने माइनस के बगैर आंसर लिख दिया। ठीक है, Yes, sir. block X exerts of an average force of 7.7 Newton on block Y during collision. Okay, ब्लॉक X फोर्स लगा रहा है 7.7 न्यूटन की ब्लॉक Y पे कोलिजन के दौरान। कैलकुलेट द टाइम ब्लॉक्स आर इन कांटेक्ट विद ईच अदर। तो बेटा अगर ब्लॉक X ने ब्लॉक Y पे फोर्स लगाई है तो ब्लॉक Y ने भी ब्लॉक X पे फोर्स लगाई होगी। सही है, एंड हमें पता है एक फॉर्मूला, फोर्स इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो यहाँ टाइम क्या हो जाएगा, डेल्टा पी अपॉन टी, सॉरी एफ। तो डेल्टा पी क्या है हमारे पास, इसका मोमेंटम हमारे पास क्या है 0.37 माइनस 0.65, 0.37 माइनस 0.65। चेंज निकाल रहे हैं तो एक माइनस चेंज का आया और एक माइनस डायरेक्शन का आया। ठीक है, सो इन दैट वे हमारे पास क्या सिनेरियो बिल्डअप होगा बेटा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। जीरो पॉइंट वन थ्री आ रहा है सर। 0.13, अरे एक मिनट रुके, एक छोटी सी मिस्टेक हमसे हुई है। उसने एक्स का मोमेंटम निकाला है तो मोमेंटम बिफोर कोलिजन एक्स का ये है, आफ्टर कोलिजन ये है। मैं इसको नहीं लेकर आना चाहिए था। अब बता, एक मिनट रुके। जी 0.65। बेटा ये आ रहा है 0.0649 जो कि 0.065 हो जाएगा। ठीक है, अब ठीक है। तो एक्स की बात की थी सिर्फ और सिर्फ, आई डिड अ मिस्टेक, मैंने वाई को कंसीडर कर लिया था। तो बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन एक्स का देखना था मोमेंटम। ये हमारा एक और सवाल हो गया एंड दिस इज वेयर क्वेश्चन 4 एंड्स। अब चलते हैं क्वेश्चन 5 की तरफ, विच इज रिलेटेड टू वेव्स। Microphone and oscilloscope are used to analyze sound wave of frequency 5000 hertz displayed on oscilloscope. ठीक है, determine the time based setting in seconds centimeter inverse of CRO। बेटा पहले एक काम करो, जरा देखो हमारे पास एक पूरी वेव कितने टाइम में कवर हो रही है, कितने बॉक्सेस में कवर हो रही है, 4 बॉक्सेस, राइट। एंड विद द हेल्प ऑफ फ्रीक्वेंसी हम टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। इट्स 0.2 मिली सेकेंड। तो बेटा 0.2 मिली सेकेंड हमारे पास 4 बॉक्सेस में आ रहा है। ठीक है, टाइम पीरियड कितना है, एक पूरी वेव को कंप्लीट होने का टाइम जो 4 बॉक्सेस में आ रहा है। सही है, तो कितना टाइम लगेगा 1 बॉक्स के लिए, व्हाट वी डिड, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो टाइम हो जाएगा हमारे पास 0.2 मिली सेकेंड डिवाइड बाय 4।
आंसर आ गया 0.05 मिली सेकेंड। अच्छा, उसने इन टर्म्स ऑफ सेकंड्स मांगा है, सेकंड सेंटीमीटर इनवर्स बोल रहा है, तो हम क्या बोलेंगे बेटा, 0.05 इंटू 10⁻³ या 5 एक्सपोनेंट -5 भी कह सकते हैं। ठीक है, सेकंड्स में मांगा है इसलिए ऐसे लिख रहे हैं, वरना मिली सेकंड में लिख सकते थे हम। क्लियर हुआ ये वाला पार्ट? यस सर। Cool. चलिए अब आगे बढ़ते हैं। Intensity of the sound detected by microphone is now increased from its initial value I to 3I. Okay. Frequency of the sound is unchanged. Assume that amplitude of the trace of the oscilloscope is proportional to the amplitude of the sound wave. ठीक है, जितना हमें स्क्रीन पे ऑसिलोस्कोप का पे एम्पलीट्यूड दिख रहा है उतना ही साउंड वेव का एम्पलीट्यूड प्रोपोर्शनल है। ऑन फिगर 5.1 स्केच न्यू ट्रेस ऑफ द स्क्रीन ऑन CRO। बेटा, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन इंटेंसिटी एंड एम्पलीट्यूड? स्क्वायर। सही है। तो अगर हमारे पास इंटेंसिटी 3 गुना बढ़ गई है तो 3 गुना का स्क्वायर क्या होता है? पहले क्या एम्पलीट्यूड था? I to 3I गई है। एक मिनट, इसकी पूरी कैलकुलेशन करते हैं, लेकिन कैलकुलेशन की जगह नहीं दी इन लोगों ने। दोनों सिनेरियो को के बराबर कर देंगे। ठीक है, आई होता है के A² तो के हो जाएगा I/A²। तो पहले का आई है आई और ए, पहले का क्या है 1 सेंटीमीटर। सही है। बाद का IA3I और एम्पलीट्यूड हमें निकालना है। क्या होगा बेटा, आई से आई कैंसिल आउट हो जाएगा एंड A² हो जाएगा 3 और 1 लिख के ना लिखने बात एक ही है। स्क्वायर हटाने के लिए दोनों तरफ क्या लगा देंगे, रूट लगा देंगे। तो √3 1.73 होता है। तो बेटा बाद वाला एम्पलीट्यूड जो हमें मिल रहा है वो 1.73 सेंटीमीटर है, यानी 1.7 राउंड ऑफ कर लेते हैं। तो उसने बोला फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो रही है, तो हम ट्रेस बनाते हुए टाइम पीरियड भी चेंज नहीं करेंगे। तो देखो ट्रेस कुछ ऐसे बनेगा 1.2 1.4 1.6 1.7। सही है। टू 4 6 7 2 4 6 7। तो ये हमारा नया ट्रेस हो गया, राइट। पूरी कैलकुलेशन के साथ हमने देखा सेकंड वेव का एम्पलीट्यूड 1.73 आएगा एंड ये पार्ट हमारे पास कौन सा है 5A2 का पार्ट है। सही है। थोड़ी सी जगह इन्हें देनी चाहिए थी ताकि आप कैलकुलेशन यहाँ पे दिखा सकते, क्योंकि बगैर कैलकुलेशन तो आपको 1.7 नहीं मिलता। खैर, नाउ अरेंजमेंट फॉर द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ इंटरफेरेंस इज शोन। ओके बेटा, दो स्लिट्स के दरमियान का फासला गिवन है जिसे हम ए कहते हैं। ठीक है, वेवलेंथ गिवन है d which is the distance from the slits to the screen गिवन नहीं है, नॉट टू स्केल बोला हुआ है, मेजरमेंट नहीं लेंगे।
Wavelength of the light is 630 nanometer. Incident normally on double slit separation is this. Perpendicular distance, ठीक है, ये सारी बातें जो ऊपर पढ़ी हूँ बताएंगे. कोहेरेंट लाइट वेव्स, कोहेरेंस किसे कहते हैं बेटा? दो वेव्स के दरमियान कांस्टेंट फेज डिफरेंस हो थ्रू आउट, वो कहलाती है कोहेरेंस. कोहेरेंट लाइट वेव्स फ्रॉम द स्लिट्स form an interference pattern of bright and dark fringes on a screen. Distance between the center of the two adjacent bright fringes is 4 this. बेटा दो adjacent bright fringes के दरमियान का फासला यानी fringe separation दी हुई है. Central bright fringe form that point P. Explain why bright fringe produced by the waves meeting at point P. तो फेज डिफरेंस उनका हमारे पास क्या होगा? 0. ठीक है, तो ब्राइट फ्रिंजेस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बिना पर बनती हैं और सेंटर में जब ब्राइट फ्रिंज बनती है तो फेज डिफरेंस 0 डिग्री होता है. ठीक है, फेज डिफरेंस between two waves coming out of slits is 0 degree. ठीक है, अब बोल रहा है कैलकुलेट डी. सारी चीजें तुम्हें पता है, एक्स इक्वल टू लैम्डा डी ओवर ए होता है, तो डी क्या हो जाएगा? ए एक्स अपॉन लैम्डा. ए हमें पता है 3.6 एक्सपोनेंट माइनस 4. ठीक है, एक्स भी हमें पता है 4.0 इंटू 10 की पावर माइनस 3 और लैम्डा भी पता है 630 नैनोमीटर. सही है, क्या आंसर होना चाहिए डी का? 2.28. विच इज 2.3. The wavelength lambda of light is now varied. This causes variation in distance x between the two centers of adjacent bright fringe. सही बात है बेटा, जब लैम्डा चेंज होगा तो एक्स भी चेंज होगा. लैम्डा कम होगा एक्स कम होगा, लैम्डा ज्यादा होगा एक्स ज्यादा होगा. ये दो तो कांस्टेंट है, डी और ए. द डिस्टेंस डी एंड सेपरेशन आर अनचेंज्ड, इसने भी बता दिया. On figure 5.3, sketch a graph to show the variation of x with lambda from 400 nanometer to 700 nanometer. 400 nanometer से 700 nanometer के दरमियान हमें चेंज दिखाना है. So बेटा these two are directly proportional. सही है, तो 400 नैनोमीटर पे कुछ ना कुछ स्लिट सेपरेशन थी हमारे पास. 700 नैनोमीटर पे स्लिट सेपरेशन कुछ इस तरह जाएगी. क्यों? क्योंकि हमारे पास x इक्वल्स टू लैम्डा डी ओवर ए है. डी ओवर ए को अलग किया, ये दोनों कांस्टेंट हैं. इसका मतलब कुछ ऐसा सिनेरियो आ गया, जब जब लैम्डा बढ़ेगा एक्स भी बढ़ेगा. और 400 नैनोमीटर पे हमारे पास 0 नहीं होगा एक्स. सही है, 0 का मतलब तो क्या है? दो ब्राइट फ्रिंजेस आपस में मिल गई, दिस कांट बी पॉसिबल. सही है, तो ये हमारे पास जवाब हो गया इसका. क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ in 10 minutes. And now we are roughly, हमारा 1 घंटा गुजरा है. We have 15 minutes. पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कंपोनेंट एक्सप्लेन करो. तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या था? एनर्जी पर यूनिट चार्ज. ठीक है,
The variation with potential difference of current I against semiconductor diode is shown. तो बेटा ये तो हमने पढ़ा है। ये हमारे पास फॉरवर्ड बायस का ग्राफ है, और फॉरवर्ड बायस के ग्राफ में यहाँ पे देखो हमारे पास क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस मैक्सिमम है, एंड हमारा डायोड अभी कंडक्टर मोड में नहीं आया है। यहाँ से कंडक्टर मोड में आना शुरू हुआ है, और ये देखें कंडक्टर मोड फॉलो कर रहा है। यूज फिगर 6.1 टू डिस्क्राइब क्वालिटेटिवली, क्वालिटेटिवली मतलब विदाउट एनी कैलकुलेशन, द रेजिस्टेंस ऑफ डायोड फ्रॉम V टू 0.25V। मतलब यहाँ से यहाँ तक रेजिस्टेंस क्या है, करंट देखो मिनिमम 0 है, 0 होगा सर। R इक्वल टू V ओवर I होता है। जब करंट 0 है तो समथिंग डिवाइड बाय 0 इज इन्फिनिटी, तो रेजिस्टेंस से क्या है हमारे पास, इनफाइनाइट। अब आपसे बोल रहे हैं वेरिएशन इफ एनी इन द रेजिस्टेंस ऑफ डायोड एज V चेंजेस फ्रॉम 0.75 टू 1। तो बेटा देखो जैसे जैसे V बढ़ रहा है तो हमारे पास करंट बढ़ रहा है, यानी रेजिस्टेंस कम हो रही है। ठीक है, पोटेंशियोमीटर का सवाल है बेटा। बैटरी ऑफ EMF 12 वोल्ट, a negligible internal resistance is connected to the uniform wire XY. A fixed resistor and a variable resistor as shown. Fixed resistor has resistance 5 ohms. इसकी बात हो रही है। The current in the battery is 2.7 ampere. Current in the fixed resistor is 1.5 ampere, यानी इस पूरे पाथ पे 1.5 एम्पेयर का करंट है, क्योंकि ये सीरीज है पूरा। अब देखो टोटल करंट आ रहा है 2.7, 1.5 इधर जा रहा है, तो इधर किधर कितना गया, 1.2 एम्पेयर। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू दिस प्लस दिस। कैलकुलेट द करंट इन द रेजिस्टेंस वायर, पहला ही सवाल ये पूछा है जो हमने डायग्राम देखते ही आइडेंटिफाई कर लिया था। तो आई किसके बराबर होगा, 2.7 माइनस 1.5, 1.2। रिमाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ वेरिएबल रेजिस्टर। ओके, वेरिएबल रेजिस्टर का रेजिस्टेंस निकालना है बेटा, इन दोनों की मदद से क्या निकाल सकते हैं हम, इन दोनों की मदद से व्हाट कैन वी फाइंड, पोटेंशियल डिफरेंस सर। ऑफ 5 ohms रेजिस्टर। तो जो टोटल वोल्टेज है उसका कुछ पार्ट यहाँ पे अपेयर हो रहा होगा और बाकी पार्ट यहाँ पे अपेयर होगा, क्योंकि ये दोनों एग्जैक्टली इसके पैरेलल में हैं। तो हमने क्या किया, ईडी ऑफ 5 ohms निकालने के लिए V इक्वल्स टू IR किया। कितना है, 7.5, यस सर, एंड 7.5। 12 में से 7.5 माइनस किया तो वोल्टेज ऑफ वेरिएबल रेजिस्टर आ गया 4.5, सॉरी वोल्टेज ऑफ वेरिएबल रेजिस्टर आ गया। अब तुम्हें वेरिएबल रेजिस्टर का वोल्टेज पता है, करंट तो पहले से पता था, रेजिस्टेंस आ जाएगा। सही है, सर सही है। नीचे वाला सर्किट सॉल्व कर लिया हमने, अब ऊपर वाले सर्किट की बात करेगा ये। वायर एक्स वाई हैज लेंथ 2 मीटर, पूरे वायर की लेंथ बताई हुई है, एक्स वाई की 2 मीटर की लेंथ है। सही है। पॉइंट जी
on the wire is a distance of 1.6 meters from wire X. Just give me a minute. मैं इसका स्क्रीनशॉट नीचे लेकर आ जाऊँ वरना ऊपर नीचे जाते रहेंगे हम. Okay. The fixed resistor is connected to the variable resistor at point W. Fixed resistor is connected to वेरिएबल रेजिस्टर एट पॉइंट W. ठीक है. फिक्स रेजिस्टर का एक लेग वेरिएबल रेजिस्टर के लेग से पॉइंट W पे कनेक्टेड है. डिटरमाइन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट W एंड Z. ओके. W एंड Z के ऊपर हम लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस को फाइंड आउट करना है. ओके. तो बेटा ये तो निकाल चुके हैं हम. यहाँ पे कितना पेयर हो रहा था हमारे पास? 7.5 वोल्ट. अब अगर ऊपर का हमें पता चल जाए तो देखो मैं क्या कर रहा हूं. देखो ये पूरा वायर X2Y 12 वोल्ट के बिल्कुल पैरेलल है. तो हम क्या बोलेंगे? 2 मीटर हमें दे रहा है 12 वोल्ट. तो 1.6 मीटर कितने वोल्टेज देगा? हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई. तो वोल्टेज आ जाएगा हमारे पास कितना? 9.6. यानी XZ का वोल्टेज हमें मिल गया. यहां से यहां तक का वोल्टेज मिल गया. यहां से यहां तक का वोल्टेज पता है. अब इन W और Z के दरमियान पोटेंशियल का डिफरेंस मांग रहा है वो. हम क्या करेंगे बेटा? दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. 9.6 माइनस 7.5 2.5. ठीक है. लास्ट पार्ट देखते हैं. द रेजिस्टेंस ऑफ द वेरिएबल रेजिस्टर इज नाउ इंक्रीज्ड. ओके. बेटा वेरिएबल रेजिस्टर की रेजिस्टेंस बढ़ गई तो नीचे जो करंट आ रहा था वो करंट क्या होगा? है भाई? Decrease. डिक्रीज होगा. ऊपर तो करंट सेम जा रहा है क्योंकि ऊपर मैंने कोई चेंजेस नहीं किया. तो लेट्स से यहाँ पे करंट कम होकर 1 एम्पेयर हो गया. तो 1.2 प्लस 1 क्या होगा? 2.2. देखो टोटल करंट भी क्या हो गया? डिक्रीज हो गया. सही है. एक मरतबा फिर सुनो. जब यहाँ की रेजिस्टेंस बढ़ी तो यहाँ पे आने वाला जो करंट है वो कम हो गया. अब इस करंट और इस करंट का सम ही टोटल करंट होता है. तो अब बैटरी भी हमें लेस करंट प्रोवाइड कर रही है. क्या पूछ रहा है? बाय कंसीडरिंग द करंट इन एवरी पार्ट ऑफ द सर्किट state and explain whether the total power produced by the battery decreases, increases or stays same. तो हम क्या बोलेंगे? As resistance of variable resistance increases, comma current through it decreases. पहला मार्क ये है. ठीक है. So the total current provided by battery decreases. दूसरा मार्क. As power equals to IV, तो बेटा क्या होगा? जब करंट डिक्रीज होगा पावर भी डिक्रीज होगी. तो पावर प्रोड्यूस्ड बाय बैटरी डिक्रीजेस.
सही है। ये हमारे पास सेकंड लास्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। नाउ वी हैव लास्ट क्वेश्चन, होपफुली पार्टिकल फिजिक्स है। Nuclei X and Y are different isotopes of same element. Nucleus X is unstable and emits beta positron to form nucleus D. ठीक है, इसकी इक्वेशन बना लेते हैं। X ने बीटा पॉजिट्रॉन एमिट किया है और न्यूक्लियस D बना है, and जब पॉजिट्रॉन निकलता है तो एक और पार्टिकल एमिट होता है, एंटी इलेक्ट्रॉन, सॉरी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो। बाय कंपेयरिंग, अच्छा जब बीटा इलेक्ट्रॉन डीके होता है, बीटा पॉजिट्रॉन डीके होता है तो प्रोटॉन नंबर डिक्रीजेस बाय 1, न्यूक्लियॉन नंबर रिमेन सेम। जबकि जो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो निकला है उसका चार्ज और मास नेग्लिजिबल होता है। ये इक्वेशन हमें कंप्लीट बना ली, ठीक है। बाय comparing the number of protons in each nucleus state and explain whether the charge of nucleus X is less than, same or greater than the charge of nucleus Y. न्यूक्लियस X और Y सेम आइसोटोप है, तो बेटा इनका चार्ज तो सेम हमारे होगा पास सर। सेम होगा। सही है। Since both X and Y are isotope having same proton number, state and explain बोला है इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो चार्ज will be same। अब आप देख सकते हो Z का एक चार्ज कम है, Z-1 हुआ है। सही है। चार्ज ऑफ Z will be 1 less than charge of X due to beta positron decay। Hadrons can be divided into two classes। बेटा hadrons क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ क्वार्क्स। एक मीजॉन्स में डिवाइड होते हैं hadrons जब 2 क्वार्क मिलते हैं, और एक बैरियंस में डिवाइड होते हैं जब 3 क्वार्क्स मिलते हैं। ग्रुप P इज बैरियंस, यानी 3 क्वार्क्स की बात हो रही है। स्टेट द नेम ऑफ ग्रुप Q। मीजॉन, अभी बताया मीजॉन सर। आपको। Now describe in general terms quark structure of hadron that belongs to group Q। तो सिंपल क्या होता है बेटा? एक क्वार्क होता है और और एक एक एंटी एंटी क्वार्क क्वार्क। होता है। ये सबसे सिंपल है। 1 क्वार्क एंड 1 एंटी क्वार्क। तो बेटा 1 घंटा 7 मिनट, वाओ, मतलब स्टिल वी हैव 8 मिनट्स, और अगर 5-3 देख लें, 8 घंटा 8 मिनट कर लें, स्टिल वी हैव 7 मिनट्स टू कंप्लीट द पेपर। और यहाँ पे देखें मैंने टाइम लाइन, टाइम वाइज एनालिसिस दिखाया हुआ है, जिसके थ्रू हमें साफ दिख रहा है कि हमारे पास हमने एक सवाल पे कितना टाइम लगाया है। ठीक है, तो ये देखें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, क्वेश्चन 1 लैब 1 से लैब 2 क्वेश्चन 2 एंड लैब 7 तक हुआ है। लैब 8 को छोड़ दिएगा, लैब 8 को मुझे क्लोज करना था इसे। तो हर क्वेश्चन में ये सिनेरियो है, टाइमलाइन हमारे पास ये है। डन हो गया? यस सर। तो बेटा दिस इज इट।
हमारे पास आज पूरा हम लोगों ने फरवरी मार्च 2023 कंप्लीट किया है। ठीक है, तो कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, देन हम क्लास खत्म करते हैं। क्लियर है सर। चलो, ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अनफॉर्चुनेटली आज ईद की वजह से सब नहीं आ पाया, बट क्लास तो होनी थी। चले, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।